1947 पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और दोनों एक अलग मुल्क बन गए थे। इसी को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं पीटर जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। हम बात कर रहे हैं आज इंडिया के पार्टीशन को लेकर। पार्टीशन हमारा 1947 में हुआ था, लेकिन हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे थोड़ा पहले से, 1935 से, ताकि ये जान सकें कि भारत के पार्टीशन को लेकर क्या भूमिका रही थी, क्या क्या चुनौतियों का हमने सामना किया था और क्या ये बंटवारा केवल लैंड को लेकर था या केवल पब्लिक को लेकर था, या इस बंटवारे में, इस पार्टीशन में और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी जिनका बंटवारा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बात शुरू करते हैं 1935 से। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखी थी कि भारत के लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। इस चीज़ को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारी मीटिंगें हुई और अंत में जाके कई सालों के बाद 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हो गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। इसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना था, जिसके लिए देश में इलेक्शन होने ज़रूरी थे। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हो गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए देश में इलेक्शन कराए गए थे। उस समय देश में टोटल मेंबरशिप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो 389 थी और जिनमें से 292 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, 93 रियासतें थीं और 4 चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त थे। ये मुख्य आयुक्त दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो कि अब कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, और बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है। इन टोटल 389 सीटों में से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया था केवल 29 सीटों को जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के इलेक्शन होंगे। 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और बाकी मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा भी 2-3 छोटी पार्टियां और थीं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इलेक्शन के में हिस्सा लिया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, इलेक्शन में हिस्सा लिया था। क्योंकि कांग्रेस ने 69% सीटों पर जीत हासिल की थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट के हकदार वही थी। इस चीज़ को लेकर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़े मतभेद हुए और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग कोऑपरेट नहीं कर रही थी कांग्रेस के साथ और उन्होंने ये डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एक अलग बनाया जाए और उसके लिए इलेक्शन अलग से हों, ताकि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन सके जो कि मुस्लिम के लिए हो, इस्लामिक रिपब्लिक हो। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मीटिंगें फिर से हुई और अंत में जाके 3 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का भी गठन हो गया और इसके बाद भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 अलग अलग मुल्क बने। 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक अलग मुल्क बना था, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया था और बंटवारे की प्रक्रिया को फिर आरंभ किया गया। इसमें 2 स्टेट ऐसे थे जिनका बंटवारा हुआ था। एक स्टेट बंगाल था जिसका बंटवारा हुआ, उसमें आधा बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया शुरुआत में, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं हम, और एक स्टेट दूसरा उत्तर दिशा में था जिसका नाम पंजाब है। पंजाब के 2 हिस्से किए गए थे, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, जो आज तक भी हिंदुस्तान के पास ही है। इसके अलावा और पार्टीशन हुए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्टीशन हुए। उस समय हमारी स्ट्रेंथ जो थी इंडियन आर्मी की, तो वो 4 लाख सोल्जर्स की थी, जिसमें से 2,40,000 सोल्जर्स इंडिया के हिस्से में आए थे
और बाकी 1,40,000 सोल्जर पाकिस्तान के हिस्से में गए थे। जो पाकिस्तान के हिस्से में सोल्जर्स गए थे उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे, जो इंडिया की तरफ आए थे वो हिंदू या सिख थे। और इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी का पार्टीशन हुआ, सेंट्रल ट्रेजरी का पार्टीशन हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज का पार्टीशन हुआ, रेलवेज़ का पार्टीशन हुआ, लिक्विड और फिक्स्ड एसेट्स का भी पार्टीशन हुआ था। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें थीं? वो थी करेंसी नोट्स, कॉइन्स, स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व्स। इसके अलावा इंडिया के पास उस समय जो कैश था वो 4,000 मिलियन रुपीस का कैश था, जिसमें से पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी वो 1,000 मिलियन पाउंड्स की 1,000 मिलियन रुपीस की डिमांड करी थी, सॉरी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इस बात पे एग्री नहीं थी और 750 मिलियन रुपीस देने को राज़ी हुई थी, जिसकी कि पहली किश्त पंडित नेहरू ने 200 मिलियन रुपीस पाकिस्तान को दे दिए थे। पाकिस्तान और पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन पंडित नेहरू ने इस बात को रिफ्यूज़ किया और कहा था कि पहले कश्मीर के मसले का हल होगा, उसके बाद ही और पैसा रिलीज़ होगा, क्योंकि पंडित नेहरू ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान को और पैसा रिलीज़ किया गया तो वो उस पैसों से अपनी मिलिट्री की इक्विपमेंट ख़रीदेगा, जो कि वो कश्मीर में फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता था। जो लिक्विड एसेट्स का जो बंटवारा हुआ था वो रेशो थी 82.5% और 17.5%। 82.5% जो थी वो आया था इंडिया के हिस्से में, जबकि 17.5% जो गया था पाकिस्तान के हिस्से में। इसके अलावा नॉन मूवेबल एसेट्स का भी बंटवारा हुआ था, जिसमें जो भारत की पुलिस चीज़ें यूज़ करती थी, जैसे पगड़ी, टर्बन, लाठी यूज़ करती थी, इन सभी चीज़ों का भी बंटवारा हुआ था। इसमें रेशो जो रखी गई थी वो रखी गई थी 80:20। तो इसमें पगड़ी बांटी गई थी, लाठियाँ बांटी गई थी, पुलिस बैंड बांटे गए थे, जो पुलिस बैंड लगाती है वो बांटे गए, कुर्सियाँ, टेबल ये भी बांटे गए थे, बल्ब भी बांटे गए थे, ब्लॉटिंग पेपर भी बांटे गए थे, स्टेशनरी बांटी गई थी। ब्लॉटिंग पेपर वो होता है जो इंक को सोख लेता है, जो ऑब्ज़र्व करता है इंक को, ये भी चीज़ें बांटी गई थी। गवर्नमेंट व्हीकल बांटे गए थे, लाइब्रेरी में जो बुकें रखी थी सरकारी लाइब्रेरी में वो बांटी गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात, शराब के जो तहखाने थे वो सारे भारत के हिस्से में आए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था वो इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, तो इसलिए शराब के तहखाने सारे भारत के हिस्से में आए थे। इसके एवज़ में जो कंपनसेट किया था भारत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को, वो कैश देकर किया था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बंटवारा नहीं हुआ था, कुछ इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान को दे दिए गए थे टोटली, और कुछ पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे, वो हिंदुस्तान ने रखे थे टोटली। जो पाकिस्तान को दिए गए थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बांसुरी और तुरई, ये इनका बंटवारा नहीं हुआ था। टोटल जितनी भी बांसुरी उस समय भारत सरकार के पास थी या तुरई जितनी भी भारत सरकार के पास थी वो सारी हमने पाकिस्तान को दी थी, जबकि ढोल और झांझ ये दोनों चीज़ें हमने भारत में ही रखी थी, इसमें से पाकिस्तान को नहीं दिया गया था कुछ भी। सरकारी डिक्शनरीज़ जो थी उनका भी बंटवारा हुआ था। सरकारी डिक्शनरी जो थी उनको फाड़ दिया गया था, उसमें से 1 से लेके K तक अल्फ़ाबेट की डिक्शनरी हमने रखी थी, इंडिया ने रखी थी, बाकी की जो डिक्शनरी थी वो पाकिस्तान को दी थी। इसके अलावा 2 रॉयल कैरियजेस थी, शाही बग्गियाँ हमारे मुल्क में, जो कि वाइसरॉय यूज़ किया करते थे। उनमें से एक गोल्ड ट्रिम्ड थी और दूसरी सिल्वर ट्रिम्ड थी, तो इस बात को लेकर भी एक बहस छिड़ी थी कि गोल्ड ट्रिम्ड बग्गी किसके पास जाएगी और सिल्वर ट्रिम्ड किसके पास जाएगी। तो इसका हल निकालने के लिए टॉस किया गया था और टॉस फॉर्चुनेटली इंडिया जीता था। तो क्योंकि इंडिया जीता था तो गोल्ड ट्रिम्ड जो रॉयल कैरियजेस था वो भारत के पास रहा था, और जबकि सिल्वर ट्रिम्ड था वो हमने पाकिस्तान को दिया था। तो दोस्तों इस तरह से पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, सारी चीज़ों का पार्टीशन हुआ था। और इसके अलावा नोटों का भी पार्टीशन हुआ था, जैसे कि मैंने बताया 4,000 मिलियन रुपीस थे
वो भारत की करेंसी के ही थे, जबकि जो करेंसी हमने पाकिस्तान को दी थी, पाकिस्तान ने उस पर रबर स्टैंप लगाई थी पाकिस्तान की, भारत की जगह उस पर रबर स्टैंप पाकिस्तान की लगी थी। और वो नोट शुरुआत में पाकिस्तान में चले थे, क्योंकि हमारे पास रिज़र्व बैंक की एक ही प्रेस थी और पाकिस्तान के पास कोई प्रेस नहीं थी। तो जब तक उनकी अपनी प्रेस नहीं हुई थी तब तक इंडिया के ही करेंसी पाकिस्तान में चली थी रबर स्टैंप के साथ। उस पर रबर स्टैंप हुआ करती थी हर एक नोट पे पाकिस्तान की, वो चला करती थी। तो इस तरह से पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे मोटिवेशन बना रहे। आगे आने वाले दिनों में इस तरह की ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूं। और कमेंट कीजिएगा, कुछ चीज़ें इसमें अगर गलत हैं या आपको गलत लगी, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जल्दी ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।